नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी कि आखिर क्या है कांग्रेस का चीन से कनेक्शन। फिर बताएंगे कि कैसे लालू यादव बने बेटे तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत। फिर बात होगी कि आखिर किस बात पर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा बस बहुत हुआ। चर्चा इस पर भी बिहार में मिल सकता है खजाना, जिससे नीतीश की हो सकती है बल्ले बल्ले। आखिर में बात होगी क्या महाराष्ट्र में मच रहा घमासान, क्या शिंदे फडणवीस में चल रहा कोल्ड वॉर। राहुल गांधी के गुरु और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का एक बार फिर एक ऐसा बयान सामने आया जिसके बाद सवाल उठने लगा कि भाई आखिर कांग्रेस का चीन से संबंध क्या है। क्या कांग्रेस चीन प्रेम अब खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है और इस मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy, and that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China, but to anybody. Okay. I think it is time for us to learn to increase communication, collaborate, cooperate, and co-create, and not have this command and control mindset. China is around, China is growing. You got to recognize that, respect that. And every other country is going to grow. Okay. Some will grow faster, some will go slower. Those who are very poor has to grow faster. Those who are well accomplished, developed, they will have slower growth. Those who are developed also will have aging population. And those who are developing will have young population. So you got to look at all of these things together. तो सुना आपने कैसे पित्रोदा साहब कह रहे हैं कि वो चीन से खतरे को समझ नहीं पा रहे। उन्हें लगता है कि इस मुद्दे को अक्सर बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है क्योंकि अमेरिका में दुश्मन को परिभाषित करने की प्रवृत्ति है। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार को भारत चीन के सीमा विवाद को सुलझाने की पेशकश करी थी और भारत द्वारा ये ऑफर ठुकरा दिया गया था। इसी पर बात करते हुए पित्रोदा ने ये बयान दिया, जिसके बाद जमकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और पित्रोदा को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया, जो भारत की कूटनीति और संप्रभुता पर गहरा आघात है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है,
जो ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं। अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। आपको बता दें, पहली बार नहीं है जब पित्रोदा ने कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिस पर खूब विवाद हुआ। बहरहाल, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में इस साल चुनाव होना है। मुकाबला नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव होगा। लालू भी तेजस्वी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि तेजस्वी की मुसीबत भी वही है, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे तेजस्वी यादव मुश्किल में फंस जाते हैं। जहां तेजस्वी यादव मौके की नजाकत को देखते हुए सोच समझकर कोई भी बयान दे रहे हैं, तो वहीं उनके पिता लालू यादव विवादित बयान देने से नहीं चूक रहे। दरअसल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और उससे पहले प्रयागराज में ऐसी ही घटना को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए लालू यादव ने कहा कि फालतू है कुंभ। इस पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने लालू के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू यादव की सोच में सनातन विरोधी मानसिकता भरी हुई है। कभी वो जनेऊ तोड़ते हैं, कभी तिलक मिटाते थे, कभी रामचरितमानस पर प्रश्न उठाते थे और सनातन पर प्रश्न उठाते थे। अब वो महाकुंभ को लेकर देश भर के लोगों की आस्था पर चोट करते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जी अपने पिता के नाम को छुपाना चाहते हैं, उनके नाम को भूलना चाहते हैं और अपनी विरासत पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी अपने पिता के नाम को छुपाना चाहते हैं, उनके नाम को भूलना चाहते हैं, अपनी विरासत पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं करेंगे। विरासत के पिता के पाप की कमाई का उपभोग करेंगे, लेकिन पिता के नाम पर शर्मिंदगी महसूस होगा। अरे, आपको पश्चाताप करना चाहिए। श्रीमान लालू प्रसाद यादव वो खलनायक हैं जो बिहार को गाली बना दिए, बिहारी लोगों को लड़ाने का, नरसंहार कराने का, अपहरण उद्योग चलाने का खेल खेलते रहे। अब तो उनका साला भी कह रहा है कि इन्हीं के आवाज से अपहरण का खेल शुरू हुआ था। पश्चाताप करें बिहार को, फिर बिहारी शब्द को गाली अब नहीं बनेगा। हर बिहारी गौरवान्वित होगा। देश के प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब बिहारी विकसित बिहार बनेगा और ये वंशवादी परिवारवादी जमींदारी नहीं चलेगी बिहार में। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़ी याचिकाएं लगातार दाखिल हो रही हैं, जिसको लेकर अब सीजेआई संजीव खन्ना ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में बार बार याचिकाएं दायर किए जाने पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, बस बहुत हो गया, इसका अंत होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई नई याचिका नहीं सुनेगा। हालांकि अदालत ने अतिरिक्त आधारों के साथ हस्तक्षेप याचिका दायर करने की अनुमति दी, वहीं दायर नई याचिकाओं पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। बता दें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1991 वाली स्थिति से बदलने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी तब आई जब वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जो ध्वस्त हिंदू मंदिरों को पुनः प्राप्त करने के कानूनी प्रयासों को देखते हुए महत्वपूर्ण है। ये कानून 1991 में ही पारित किया गया था ताकि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने की अनुमति ना दी जा सके। राम जन्मभूमि विवाद को इससे बाहर रखा गया था। अब बात, क्या बिहार को मिलने वाला है खजाना? क्या नीतीश सरकार की होने वाली है बल्ले बल्ले? क्या अब पलट जाएंगे बिहार के दिन? और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के पटना सर्कल ने पुरातात्विक खजाने की खोज के लिए अपने मुख्यालय में उत्खनन की अनुमति मांगी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के पटना सर्कल ने पुरातात्विक खजाने की खोज और क्षेत्र के सांस्कृतिक अनुक्रम को स्थापित करने के लिए बिहार के गया जिले के कुरकेहार गांव में उत्खनन के लिए अपने मुख्यालय से अनुमति मांगी है। कुरकेहार गांव के बारे में माना जाता है कि ये कभी एक प्राचीन शहर और बौद्ध मठ का स्थल था। एएसआई पटना सर्कल के रिकॉर्ड के अनुसार ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी और पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861 से 62 में
और 1849 से 80 में कुर्कीहार का दौरा किया था। उन्होंने वहां न केवल बड़ी और बौद्ध धर्म की कई छोटी मूर्तियों को देखा, बल्कि बड़ी संख्या में मन्नत स्तूप भी देखा। ऐसे में उम्मीद है कि यहाँ कुछ ऐसा मिल सकता है जो बिहार के दिन पलट सकता है। अब बात क्या महाराष्ट्र सरकार में मच रहा घमासान, क्या एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच चल रहा कोल्ड वॉर। महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच का कोल्ड वॉर किसी से छुपा नहीं है। दरअसल एकनाथ शिंदे को फिर से सीएम बनने की आशा थी। उस इरादे पर देवेंद्र फडणवीस ने सीएम बनकर पानी फेर दिया, जिसके बाद से लगातार शीत युद्ध की खबरें आती रही है। इस बीच एकनाथ शिंदे अब एक्शन मोड में आ गए हैं। शिंदे ने अपनी पार्टी के सभी मंत्रियों को फील्ड पर उतरकर काम करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे 4 मार्च को उप मुख्यमंत्री सहायता वैद्यकीय कक्ष का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस के नाम से पहले से ही मेडिकल कक्ष शुरू है, लेकिन अब शिंदे के एंट्री के बाद अब 2 वैद्यकीय कक्ष होने वाले हैं। अब चर्चा ये भी है कि फडणवीस को टक्कर देने के लिए शिंदे ने ये फॉर्मूला तो नहीं अपनाया। एकनाथ शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 15,000 मरीजों को 419 करोड़ रुपए दिए। इस कामकाज से अब एकनाथ शिंदे की तरफ लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। शिंदे के पास अब 5 साल है और उस हिसाब से शिंदे अपने कदम रख रहे हैं। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे DNP इंडिया। नमस्कार।